हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इस टॉपिक में हम कंडक्टिविटी सेल के बारे में पढ़ेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के लिए कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। टॉपिक के एंड में हम यह पढ़ेंगे कि कोहलरॉस लॉ क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कंडक्टिविटी सेल से। हम जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन एक अच्छा कंडक्टर होता है। यदि हमें यह पता करना है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है, तो उसके लिए हम कंडक्टिविटी सेल का यूज़ करते हैं। कंडक्टिविटी सेल कुछ इस तरह से दिखता है और हमें पता है कि कोई भी कंडक्टर एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी एक रेजिस्टेंस ऑफर करती है। हमने फिजिक्स के करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ रखा है कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस L बाई A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंडक्टिविटी सेल के केस में इलेक्ट्रोड के बीच का सेपरेशन L होता है और इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया A होता है। यदि हम रेजिस्टेंस के एक्सप्रेशन से प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करें तो रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन यह मिल जाता है, R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A, जहाँ पर रो रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के केस में यह सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टिविटी की SI यूनिट ओम्स मीटर होती है, लेकिन हम यहाँ पर एक दूसरी यूनिट का यूज करेंगे जो कि होती है ओम्स सेंटीमीटर, क्योंकि कंडक्टिविटी सेल के लिए हम लेंथ L और एरिया A को सेंटीमीटर्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। सिंस यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक नया टर्म डिफाइन करते हैं जिसे हम कंडक्टेंस कहते हैं। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का इन्वर्स होता है, जिसे हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंडक्टेंस G इक्वल हो जाएगा 1/R के, और इसकी SI यूनिट ओम्स इनवर्स होगी या फिर इसे हम सीमेंस कहते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस इन 5 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो चलिए एक एक करके इन फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यदि हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो यह सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर हमें आयंस का नंबर काफ़ी ज़्यादा मिलता है। वहीं अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लें तो हमें पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का पार्शियल डिसोसिएशन होता है। इनके केस में प्रोड्यूस होने वाले आयंस का नंबर कम होगा, और इस तरह से हम यह कह सकेंगे कि यदि सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस से ज़्यादा होगा। कंडक्टेंस को अफेक्ट करने वाला दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट को समझने के लिए हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सॉल्यूशन में ब्लू बॉल्स का मूवमेंट फास्टर रेट से हो रहा है, वहीं दूसरे सॉल्यूशन में बॉल्स का मूवमेंट स्लो रेट से हो रहा है। ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि तीनों सॉल्यूशंस की विस्कोसिटीज अलग अलग हैं। इसी प्रकार सॉल्वेंट प्रोड्यूस होने वाले आयंस के मूवमेंट को भी रेजिस्ट करता है। यदि सॉल्वेंट की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो उसमें आयंस आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे, फिर कहें सॉल्यूशन में आयनिक मोबिलिटी कम होगी, जिसके कारण सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कम हो जाएगा। कंडक्टेंस को अफेक्ट करने वाला तीसरा फैक्टर है साइज ऑफ आयंस। यदि हम Na+ और K+ आयन का एग्जाम्पल लें
तो इस केस में Na+ आयन का साइज छोटा होने के कारण Na+ सॉल्यूशन में आसानी से मूव कर सकता है, तो इसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी और इसके केस में कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं यदि साइज ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं तो आयंस की आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज करेगी, इसके कारण सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कम होगा। कभी-कभी आयंस का हाइड्रेशन भी आयनिक मोबिलिटी को अफेक्ट करता है। इसे हम Li+ आयन के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इवन दो Li+ आयन का साइज K+ आयन और Na+ आयन से छोटा होता है, लेकिन Li+ आयंस का हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण हाइड्रेटेड Li+ आयन का साइज K+ आयन के साइज से भी बड़ा हो जाता है और इसकी आयनिक मोबिलिटी कम हो जाती है। तो इसके केस में कंडक्टेंस की वैल्यू भी कम आएगी। नेक्स्ट फैक्टर जो कंडक्टेंस को अफेक्ट करता है वह है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण आयंस का नंबर भी बढ़ जाता है, जिसके कारण सॉल्यूशन का कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। इसे हम इस ग्राफ की हेल्प से भी समझ सकते हैं। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा कंडक्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी। और लास्ट फैक्टर जो कि कंडक्टेंस को अफेक्ट करता है वह है टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण आयंस आसानी से सॉल्यूशन में मूव करने लगेंगे, जिसके कारण इनकी आयनिक मोबिलिटी भी बढ़ेगी। और यदि हम सॉल्वेंट पर टेम्परेचर का इफेक्ट देखें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी घटती है, तो इस केस में भी आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी। ओवरऑल हम यह कह सकते हैं यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो हमने यह पढ़ा कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए कंडक्टेंस क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। यदि हम इस कंडक्टिविटी सेल का एग्जाम्पल लें तो इसके लिए कंडक्टेंस 1/r के इक्वल होगा और हमें पता है कि रेजिस्टेंस रो इंटू L/A के इक्वल होता है। तो यदि हम इस वैल्यू को कंडक्टेंस के एक्सप्रेशन में पुट करें तो हमें कंडक्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी 1/ρ इंटू A/L, यहाँ पर L इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस होता है, वहीं A इलेक्ट्रोड के बीच का इफेक्टिव एरिया होता है और एक्सप्रेशन में प्रेजेंट 1/ρ की वैल्यू को ही हम कंडक्टिविटी कहते हैं। इसे हम ग्रीक लेटर कप्पा से डिनोट करते हैं। कंडक्टिविटी की SI यूनिट होती है सीमेंस मीटर इनवर्स। L/A को हम G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम सेल का सेल कांस्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर सेल के लिए इनकी वैल्यूज फिक्स्ड होती हैं। तो कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट के वैल्यू को कंडक्टेंस के एक्सप्रेशन में पुट करें तो हमें कुछ यह एक्सप्रेशन मिल जाता है, G = कप्पा इंटू 1/G स्टार। कंडक्टिविटी के बेसिस पर हम सब्सटेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर्स। यदि किसी सब्सटेंस की कंडक्टिविटी 10⁴ सीमेंस मीटर इनवर्स से ज़्यादा आती है तो उस सब्सटेंस को हम कंडक्टर्स कहते हैं। इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स होते हैं मेटल्स। यदि किसी सब्सटेंस की कंडक्टिविटी 10⁻⁻10 सीमेंस मीटर इनवर्स से कम आती है तो उसे हम इंसुलेटर के तौर पर क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि ग्लास, टेफ्लॉन्स एक्सेट्रा। वहीं सेमीकंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी 10⁻⁻7 से 10⁻⁴ सीमेंस मीटर इनवर्स के बीच में होती है, जैसे कि
सिलिकॉन, जर्मेनियम और क्यूप्रस ऑक्साइड। हमें कुछ ऐसे सब्सटेंस भी मिले हैं जिनकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होती है। ऐसे सब्सटेंस को हम सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। कुछ मेटल्स लाइक जर्कोनियम, जिंक, जो कि बहुत कम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। रिसेंटली कुछ ऐसे सेरेमिक्स भी डेवलप किए गए हैं जो कि अप टू 150 केल्विन टेम्परेचर तक सुपर कंडक्टिविटी नेचर को शो करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं।